10 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विक्रम की यह धमकी उस बंद कमरे में एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रही थी। हर गुजरता हुआ सेकंड अर्जुन के दिल की धड़कन को और तेज कर रहा था। बाहर मौत खड़ी थी और अंदर से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। 10 मिनट। अर्जुन घबराहट में मिस्टर ओबेरॉय की तरफ पलटा। मिस्टर ओबेरॉय, अब हम क्या करेंगे? हम यहां पूरी तरह से फंस गए हैं। वो लोग सच में हमें मार देंगे। अर्जुन की आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन मिस्टर ओबेरॉय का चेहरा अब भी शांत था। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक शतरंज के खिलाड़ी जैसी तेज आग थी जो अगले चाल के बारे में सोच रहा हो। घबराने से रास्ता नहीं मिलता अर्जुन, सोचने से मिलता है, उन्होंने कहा। और मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारे पिता एक बहुत दूरंदेशी इंसान थे। मिस्टर ओबेरॉय तेजी से स्टडी रूम की तरफ बढ़े। उन्होंने इस घर को सिर्फ एक आशियाना नहीं, बल्कि एक किला बनाया था। एक ऐसा किला जिसमें हमेशा एक चोर दरवाजा होता है। वो स्टडी रूम में रखी किताबों की एक बड़ी सी अलमारी के पास गए। उन्होंने तीसरी शेल्फ पर रखी वॉर एंड पीस की एक मोटी सी किताब को हल्का सा बाहर खींचा। एक क्लिक की आवाज आई और पूरी अलमारी एक पर्दे की तरह दीवार के अंदर सरकने लगी। अलमारी के पीछे एक तंग सा अंधेरा रास्ता दिखाई दे रहा था, एक गुप्त तहखाना। अर्जुन की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। यह रास्ता पीछे वाली सर्विस लेन में निकलता है, मिस्टर ओबेरॉय ने तेजी से कहा, जहां मेरी एक दूसरी गाड़ी हमेशा तैयार रहती है। चलो, हमारे पास वक्त नहीं है। तभी उन्हें बाहर से विक्रम के गुंडों की आवाजें आने लगी। वो लोग दरवाजा तोड़ने की तैयारी कर रहे थे। एक जोरदार थड़ की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजे पर लात मारी हो। अर्जुन और मिस्टर ओबेरॉय उस अंधेरे रास्ते में घुस गए। मिस्टर ओबेरॉय ने दीवार पर एक बटन दबाया और अलमारी वापस अपनी जगह पर आ गई। अंदर घना अंधेरा था। मिस्टर ओबेरॉय ने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और आगे बढ़ने लगे। अर्जुन उनके ठीक पीछे था। उसे अपने पीछे घर के अंदर से दरवाजा टूटने की जोरदार आवाज सुनाई दी। उसके बाद चीखने चिल्लाने की आवाजें। वो लोग बज रहे थे, बस कुछ पलों से। कहां हैं वो दोनों? विक्रम उस खाली घर के बीच में खड़ा चिल्ला रहा था। उसके गुंडे पूरा घर छान चुके थे। जमीन खा गई उन्हें या आसमान निगल गया? उसका चेहरा गुस्से और बेइज्जती से लाल हो चुका था। उसका फुल प्रूफ प्लान, उसकी शान से की गई घेराबंदी, सब कुछ एक पल में फेल हो गया था। वो बूढ़ा ओबेरॉय उससे एक कदम आगे निकला था। ढूंढो उन्हें, वो दीवानों की तरह चिल्लाया। पूरा शहर छान मारो, पाताल से भी उन्हें ढूंढ कर निकालो। वो बूढ़ा और वो सड़क छाप लड़का, मुझे जिंदा या मुर्दा चाहिए। उसी रात शर्मा एस्टेट में माहौल बहुत गर्म था। विक्रम अपने पिता रमेश शर्मा के सामने सर झुकाए खड़ा था। बेवकूफ, गधा, रमेश शर्मा उस पर बरस रहे थे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस ओबेरॉय को कम मत समझो। वो राजेंद्र का दाहिना हाथ था। वो हमारी हर कमजोरी जानता है। और तुमने उसे इतना बड़ा नाटक करके बचकर निकलने का मौका दे दिया। अब वो और भी ज्यादा सतर्क हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि उस पुराने घर में कोई चोर दरवाजा भी होगा। विक्रम ने एक कमजोर सी सफाई पेश की। अब ये बच्चों का खेल नहीं रहा विक्रम। रमेश की आवाज अब ठंडी और खतरनाक हो गई थी। ओबेरॉय अब जिंदा बच गया है। इसका मतलब है कि वो अब जरूर कोई कानूनी कार्रवाई करेगा। वो राजेंद्र की उस वसीयत को सामने लाएगा। वो हमें कोर्ट में घसीटेगा। हम बर्बाद हो जाएंगे विक्रम। हमारी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। विक्रम चुप खड़ा सुनता रहा। रमेश ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो विक्रम ने भी पहले कभी नहीं देखी थी। हमें ओबेरॉय को हमेशा के लिए चुप कराना होगा। यह सुनकर विक्रम ने अपने पिता की तरफ देखा। इससे पहले कि वो सच पूरी दुनिया के सामने ला सके, हमें उसकी कहानी ही खत्म करनी होगी, रमेश ने अपने दांत पीसते हुए कहा। विक्रम, जो अभी अभी अपनी हार से झल्लाया हुआ था, इस बात पर तुरंत राजी हो गया। आप सही कह रहे हैं डैड, अब बातों से या धमकियों से काम नहीं चलेगा, उसे मरना ही होगा। लेकिन इस बार रमेश ने चेतावनी दी, हम गुंडों वाली कोई बेवकूफी नहीं करेंगे। कोई शोर नहीं, कोई सबूत नहीं। इट हैज टू बी क्लीन। एक एक्सीडेंट। विक्रम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। एक्सीडेंट, उसने दोहराते हुए कहा। उसकी सुबह लोधी गार्डन में अकेले वॉक पर जाने की बहुत पुरानी आदत है। वहीं उसकी आखिरी वॉक होनी चाहिए। दूर शहर के एक बहुत ही भीड़भाड़ वाले पुराने इलाके में एक बंद पड़ी फैक्ट्री के ऑफिस रूम में अर्जुन और मिस्टर ओबेरॉय बैठे थे। ये उनका नया टेम्पररी ठिकाना था। वो बच तो गए थे, लेकिन उनके चेहरों पर डर था। अर्जुन ने मिस्टर ओबेरॉय की तरफ एक नई इज्जत से देखा। आपने हमें बचा लिया मिस्टर ओबेरॉय।
अगर आज आप ना होते तो। ये तो बस शुरुआत है अर्जुन, उन्होंने उसकी बात काटी। आज बच गए इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया है, बल्कि अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। अब वो हमें जलील करने की नहीं, सीधा जान से मारने की कोशिश करेंगे। अर्जुन चुप हो गया। मिस्टर ओबेरॉय उसकी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में अब एक नई आग थी। अब वक्त आ गया है कि हम भी हमला करें। छुपने का वक्त, बचने का वक्त अब खत्म हुआ। दुश्मन को ये नहीं लगना चाहिए कि हम डर गए हैं। उन्होंने टेबल पर एक मैप फैलाया। कल सुबह, उन्होंने एक मजबूत आवाज में कहा, हम अपना पहला वार करेंगे। कल सुबह हम अपना पहला वार करेंगे। मिस्टर ओबेरॉय के ये शब्द अर्जुन के कानों में पूरी रात गूंजते रहे। पहला वार। उसकी जिंदगी ने पहली बार वो बचने या भागने के बारे में नहीं, बल्कि हमला करने के बारे में सोच रहा था। एक अजीब सा डर और एक अनजाना सा जोश, दोनों उसके अंदर एक साथ दौड़ रहे थे। वो उस बंद पड़ी फैक्ट्री के अंधेरे ऑफिस रूम में सो नहीं पाया। वो बस उस पल का इंतजार करता रहा जब सुबह होगी और उसकी इस नई खतरनाक जिंदगी का पहला अध्याय शुरू होगा। सुबह की किरण आते ही मिस्टर ओबेरॉय उठ चुके थे। उनके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी। एक सेनापति की तरह उनकी आंखें जाग रही थीं। उन्होंने टेबल पर एक पुराना सा मैप फैलाया। तो हमारा पहला मकसद है उस संदूक को ढूंढना। उसके लिए हमें उस खास जगह का पता लगाना होगा जिसका जिक्र तुम्हारे पिता ने खत में किया है। शर्मा एस्टेट में घुसना इस वक्त बेवकूफी होगी। हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। तो कौन सा रास्ता? मैं आज एक बहुत पुराने आदमी से मिलने जा रहा हूं, मिस्टर ओबेरॉय ने समझाया। उनका नाम है गिरधारी काका। वो सालों तक तुम्हारे पिता के पर्सनल ड्राइवर और केयरटेकर थे। राजेंद्र उन पर बहुत विश्वास करते थे। हो सकता है गिरधारी को उस जगह के बारे में कुछ पता हो। प्लान तैयार था। मिस्टर ओबेरॉय अकेले भेस बदलकर गिरधारी काका से मिलने जाएंगे, जो अब रिटायर होकर अपने गांव में रहते थे। मिस्टर ओबेरॉय जाने के लिए तैयार ही थे कि उनका वो प्राइवेट सिक्योर फोन, जो हमेशा साइलेंट रहता था, अचानक से एक अजीब अनजानी धुन पर वाइब्रेट हुआ। ये एक इमरजेंसी अलर्ट था। मिस्टर ओबेरॉय ने फोन निकाला। स्क्रीन पर एक कोडेड मैसेज था। उन्होंने उसे पढ़ा और एक पल के लिए उनकी आंखें पत्थर की तरह स्थिर हो गईं। उनके चेहरे का रंग हल्का सा बदल गया। प्लान बदल गया है अर्जुन, उन्होंने एक बहुत ही गंभीर आवाज में कहा। गिरधारी काका से हम बाद में मिलेंगे। पहले हमें एक और जरूरी काम करना है। कैसा काम? यह आमने सामने की लड़ाई नहीं है अर्जुन। विक्रम और रमेश इतने डरपोक हैं कि वो मेरी पीठ पर वार कर रहे हैं। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। मेरे एक बहुत ही विश्वास पात्र खबरी ने अभी अभी मैसेज भेजा है, उन्होंने फोन अर्जुन को दिखाते हुए कहा। विक्रम ने प्लान बनाया है आज सुबह मेरी रोज की मॉर्निंग वॉक के वक्त लोधी गार्डन में एक ट्रक से मेरा एक्सीडेंट करवाने का। यह सुनते ही अर्जुन के होश उड़ गए। तो रमेश शर्मा की धमकी सिर्फ धमकी नहीं थी, वो सच में मिस्टर ओबेरॉय को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, बिल्कुल उसके पिता की तरह। तो आप वहां नहीं जाएंगे? अर्जुन घबराहट में बोला। हम यहीं रहेंगे। हम पुलिस को। पुलिस? मिस्टर ओबेरॉय ने एक कड़वी मुस्कान के साथ उसकी बात काटी। कौन सी पुलिस अर्जुन? वही पुलिस जो रमेश शर्मा के इशारों पर नाचती है? नहीं, उन्होंने आगे कहा। और अगर मैं आज वहां नहीं गया तो उन्हें शक हो जाएगा कि हमारे बीच में उनका कोई खबरी है। वो और भी ज्यादा सतर्क हो जाएंगे और वो आज नहीं तो कल किसी और जगह किसी और तरीके से हमला जरूर करेंगे। हमें इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते जब तक हम उनके डर का जवाब डर से ना दें। मतलब ये कि हमें इस प्लान को होने देना होगा और फिर उन्हीं की आंखों के सामने उसे फेल करना होगा, ताकि उन्हें यह संदेश मिले कि हम उनके हर कदम से एक कदम आगे हैं। लोधी गार्डन में सुबह का मंजर बहुत सुहाना था। हल्का कोहरा, ठंडी हवा और पंछियों की आवाजें। लोग अपनी सेहत की फिक्र में वॉक और जॉगिंग कर रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज इस शांत बागीचे में एक खूनी खेल खेला जाने वाला है। मिस्टर ओबेरॉय अपने साधारण से ट्रैक सूट में उसी रास्ते पर वॉक कर रहे थे जिस पर वो पिछले 20 सालों से करते आ रहे थे। लेकिन आज उनके हर कदम में एक सतर्कता थी। उनके कान हर अनजानी आवाज को सुन रहे थे। थोड़ी दूर एक बेंच पर एक नौजवान लड़का, जिसका चेहरा कैप और बड़े से चश्मे के पीछे छुपा हुआ था, अखबार पढ़ने का नाटक कर रहा था। लेकिन उसकी नजरें अखबार पर नहीं, बल्कि आसपास से गुजर रही हर गाड़ी पर टिकी थी।
ये अर्जुन था। मिस्टर ओबेरॉय ने प्लान बनाया था। वो अकेले शिकार बनकर आगे चलेंगे और अर्जुन छिपकर उनकी हिफाजत करेगा। मिनट बीतते जा रहे थे। माहौल में एक अजीब सा अनजाना सा तनाव घुल रहा था। तभी अर्जुन ने उसे देखा। गार्डन के कोने में एक सर्विस रोड पर एक पुराना जंग लगा हुआ ट्रक खड़ा था। ऐसी जगह पर ट्रक का खड़ा होना अजीब था। अर्जुन ने देखा ड्राइवर सीट पर एक खुरदुरे चेहरे वाला आदमी बैठा था और वो लगातार मिस्टर ओबेरॉय को ही घूर रहा था। अर्जुन समझ गया, शिकारी ने अपने शिकार को देख लिया था। जैसे ही मिस्टर ओबेरॉय वॉक करते हुए एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जो थोड़ा सुनसान था और जिसके आसपास झाड़ियां ज्यादा थीं, उस ट्रक का इंजन एक जोरदार आवाज के साथ स्टार्ट हुआ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो ट्रक एक भूखे भेड़िए की तरह सड़क से उतरकर घास को रौंदता हुआ सीधा मिस्टर ओबेरॉय की तरह लपका। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। उसका मकसद साफ था, ओबेरॉय को कुचलकर मामले को एक एक्सीडेंट का रूप दे देना। आसपास के लोग चीखने लगे। मिस्टर ओबेरॉय पलटे। उन्होंने अपनी तरफ आती हुई मौत को देखा। उनके पास हटने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड थे, लेकिन तभी एक परछाई हवा की रफ्तार से अपनी बेंच से उठी। मिस्टर ओबेरॉय हटिए! यह अर्जुन की आवाज थी। वो दीवानों की तरह दौड़ रहा था। उसके दिमाग में न डर था न कोई शक, बस एक ही जुनून था, अपने इस आखिरी सहारे को बचाना। उसने एक लंबी छलांग लगाई। वो ट्रक के पहुंचने से बस एक सेकंड पहले मिस्टर ओबेरॉय तक पहुंचा। उसने उन्हें जोर से धक्का दिया। एक जोरदार टैकल। दोनों हवा में उड़ते हुए पास की घनी झाड़ियों में जा गिरे। ढडाम! एक जोरदार आवाज हुई। ट्रक उन्हें कुछ इंच से मिस करता हुआ सीधा सामने के एक मोटे पेड़ से जा टकराया। ड्राइवर ने देखा कि उसका प्लान फेल हो चुका है। इससे पहले कि लोग उसे पकड़ते, वो तेजी से ट्रक से उतरा और भीड़ में कहीं गायब हो गया। झाड़ियों में अर्जुन और मिस्टर ओबेरॉय जमीन पर पड़े थे। उन्हें चोटें आई थीं, कपड़े फट गए थे, लेकिन वो जिंदा थे। आसपास के लोग उनकी तरफ दौड़े। आप ठीक तो हैं साहब? मिस्टर ओबेरॉय ने अर्जुन की मदद से उठते हुए कहा। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। उनकी आंखों में शुक्रिया नहीं, एक नए किस्म का सम्मान था। तुमने आज मेरी जान बचाई है अर्जुन। अर्जुन ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। उसका डर अब पूरी तरह से जा चुका था। उसकी जगह उसके अंदर एक ठंडी, बेहद खतरनाक नफरत ने ले ली थी। उसने उस दिशा में देखा जहां वो ट्रक ड्राइवर भागा था। उन्होंने हमें कमजोर समझा, मिस्टर ओबेरॉय। उन्होंने एक ऐसी आवाज में कहा जिसे ओबेरॉय ने पहले कभी नहीं सुना था। एक ऐसी आवाज जो अब बच्चे की नहीं, एक योद्धा की थी। उसने पलटकर मिस्टर ओबेरॉय की आंखों में देखा। अब हम उन्हें बताएंगे कि जब एक हारा हुआ इंसान लड़ने पर उतर आता है तो क्या होता है। अब हम उन्हें बताएंगे कि जब एक हारा हुआ इंसान लड़ने पर उतर आता है तो क्या होता है। अर्जुन के ये शब्द लोधी गार्डन की उस सुबह की हवा में एक वादे की तरह गूंज रहे थे। उसके अंदर का डर उस ट्रक के साथ हुए टक्कर में जैसे हमेशा के लिए खत्म हो गया था। उसकी जगह अब एक ठंडी, बेहद खतरनाक हिम्मत ने ले ली थी। पुलिस आई, भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन मिस्टर ओबेरॉय ने पूरी सिचुएशन को बहुत ही शांत और प्रोफेशनल तरीके से संभाला। उन्होंने अपने वकील वाले अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने पुलिस को बताया कि यह बस एक साधारण सा हादसा था, शायद ट्रक के ब्रेक्स फेल हो गए थे। उन्होंने जानबूझकर इसे एक कत्ल की कोशिश का रूप नहीं दिया। वो जानते थे कि अभी अपने पत्ते खोलना बेवकूफी होगी। अर्जुन उन्हें दूर खड़ा देखता रहा, इस बात से हैरान कि इतने बड़े हादसे के बाद भी यह आदमी कितना शांत और स्थिर रह सकता है। वहां से निकलकर वो दोनों अपने उसी पुराने फैक्ट्री वाले ठिकाने पर वापस आ गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मिस्टर ओबेरॉय की सारी शांति एक गहरी थकान में बदल गई। वो एक कुर्सी पर बैठ गए। तुमने आज बहुत बहादुरी का काम किया अर्जुन। अगर तुम न होते तो आज विक्रम अपने मकसद में कामयाब हो जाता। लेकिन वो बार बार कोशिश करेगा, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में अब फिक्र के साथ एक गुस्सा भी था। हाँ, करेगा, और इसीलिए आगे की लड़ाई सिर्फ बहादुरी से नहीं, दिमाग से, पैसे से और पावर से जीती जाएगी। क्या तुम उस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो? उन्होंने अर्जुन की आंखों में झांक कर पूछा। मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, अर्जुन ने बिना एक पल की देरी किए एक मजबूत आवाज में कहा। यह सुनकर मिस्टर ओबेरॉय के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। गुड, वो बोले और अपने ब्रीफकेस की तरफ बढ़े। तो फिर वक्त आ गया है तुम्हारे पहले इम्तिहान का। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? अर्जुन उलझ गया। मिस्टर ओबेरॉय ने अपना ब्रीफकेस खोला और एक नई, बिल्कुल क्रिस्प बैंक फाइल निकाली और उसे टेबल पर रखा।
ये है तुम्हारी लड़ाई का फेज 1 और तुम्हारा पहला इम्तिहान, उन्होंने फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस फाइल के अंदर एक बैंक अकाउंट है, एक छोटा सा प्राइवेट बैंक अकाउंट। यह अकाउंट तुम्हारे पिता ने बहुत साल पहले एक अलग गुमनाम नाम से सिर्फ तुम्हारे लिए ही खोला था। इसमें शर्मा इंडस्ट्रीज की तरह अरबों रुपए तो नहीं है। उन्होंने एक पल के लिए रुककर अर्जुन की आंखों में देखा। लेकिन इसमें इतने पैसे जरूर हैं कि तुम अपनी ये सड़क वाली लाचार जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर एक नई इज्जत वाली शुरुआत कर सको। अर्जुन उस बंद फाइल को घूरता रहा। पैसा, पावर का पहला एहसास। तो इम्तिहान क्या है? उसने धीरे से पूछा। मुझे इस पैसे का आखिर करना क्या है? मिस्टर ओबरॉय का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। इम्तिहान यही है अर्जुन, इम्तिहान तुम्हारा है। मैं और शायद कहीं ऊपर से तुम्हारे पिता बस ये देखना चाहते हैं कि तुम इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हो। वो आगे झुके। क्या तुम इस पैसे से अपने लिए महंगे कपड़े खरीदते हो, एक आलीशान घर किराए पर लेते हो, एक नई गाड़ी लेते हो और उन सब लोगों से बदला लेते हो जिन्होंने तुम्हें जलील किया? क्या तुम इस पैसे को अपने ऐश व आराम पर खर्च करते हो, या उन्होंने गहरा सांस लिया, या तुम इस पैसे को एक हथियार की तरह, एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हो अपनी आने वाली जंग के लिए? क्या तुम इसे अपनी ताकत बनाते हो या फिर अपनी कमजोरी? तुम्हारे पिता हमेशा कहते थे कि पैसा इंसान के हाथ में आकर उसका असली चरित्र दुनिया के सामने ला देता है। ये पैसा अर्जुन, ये तुम्हारा इम्तिहान है, ये तुम्हारा असली चरित्र देखेगा। ये सुनकर अर्जुन के दिलो दिमाग पर एक बहुत गहरा असर हुआ। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उसके पिता का उस पर एक विश्वास था, एक परीक्षा थी। उसे विक्रम और मीरा की तरह नहीं बनना था, उसे अपने पिता राजेंद्र शर्मा जैसा बनना था। मिस्टर ओबरॉय ने फाइल खोलकर उसमें से एक नया डेबिट कार्ड और कुछ साइंड किए हुए डॉक्यूमेंट्स निकाले। उन्होंने वो अर्जुन के हाथ में थमा दिए। ये अकाउंट कल सुबह से पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। ये तुम्हारा पैसा है, इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये फैसला भी पूरी तरह से तुम्हारा होगा। मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा। सोच लो, अच्छे से सोच लो कि तुम्हारा पहला कदम क्या होगा। ये कहकर मिस्टर ओबरॉय वहां से चले गए, अर्जुन को उसकी नई ताकत और उसके पहले इम्तिहान के साथ अकेला छोड़कर। अर्जुन उस डेबिट कार्ड को देखता रहा, प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें उसकी जिंदगी को पलट देने की ताकत थी। एक पल के लिए उसके दिमाग में वो सारी चीजें आईं जिनके लिए वो तरसा था। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, एक छोटा सा साफ सुथरा घर, मीरा को यह दिखाना कि वो अब नोबडी नहीं रहा, विक्रम के मुंह पर यह पैसा दे मारना। लेकिन फिर उसका दिमाग कहीं और चलने लगा। उसे अपने पिता की वो कहानी याद आई, कैसे उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए घर बनाए थे। उसे अपनी मां की कुर्बानी याद आई। उसे काका की बेबसी याद आई, जिनका काम धंधा विक्रम की वजह से चौपट हो रहा था। उसे सड़क पर मिले वो लाचार बेसहारा लोग याद आए। उसके दिमाग में एक प्लान बनने लगा, एक ऐसा प्लान जो बदले या ऐशो आराम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। एक ऐसा प्लान जो शायद उसके पिता राजेंद्र शर्मा भी लेते। उसने उस बैंक कार्ड को देखा और बरसों बाद उसके चेहरे पर एक असली विश्वास भरी मुस्कान आई। ठीक है पापा, उसने धीरे से, जैसे अपने पिता से ही बात कर रहा हो, कहा। इम्तिहान शुरू करते। इम्तिहान शुरू करते हैं। यह शब्द अर्जुन के लिए सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह उसकी नई जिंदगी का, उसकी नई पहचान का पहला ऐलान था। उस रात उस बंद पड़ी फैक्ट्री के ठंडे कमरे में अर्जुन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने अपने डर को, अपनी लाचारी को पीछे छोड़ने का फैसला किया। उसने राजेंद्र शर्मा का बेटा, एक वारिस बनने का फैसला किया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो वो एक नया अर्जुन था। उसके चेहरे पर अब भी थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी शांत, ऐसी स्थिर आग थी जो मिस्टर ओबरॉय ने पहले नहीं देखी थी। उसने वो डेबिट कार्ड उठाया जो उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। अब उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, उसने मिस्टर ओबरॉय से कहा। मिस्टर ओबरॉय ने बस सर हिलाया। यह तुम्हारा इम्तिहान है अर्जुन, मैं सिर्फ एक दर्शक हूं। अर्जुन उस ठिकाने से बाहर निकला। उसने पहली बार दिल्ली की सड़कों को एक अलग नजर से देखा। अब वो एक शिकार नहीं था जो छिपने के लिए जगह ढूंढ रहा हो। अब वो एक शिकारी था जो अपने पहले वार के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसका पहला काम था अपनी ताकत को जानना। उसे पता लगाना था कि उसके पिता ने उसके लिए इस पहले पड़ाव पर कितना इंतजाम छोड़ा है। वो जानता था कि किसी बैंक के ब्रांच में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। विक्रम के लोग हर तरफ हो सकते हैं। उसने बहुत ही समझदारी से एक ऐसी गली ढूंढी जहां एक छोटा
अनजान सा एटीएम लगा हुआ था जिस पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। एटीएम मशीन के सामने खड़े होकर एक पल के लिए उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एटीएम इस्तेमाल नहीं किया था। उसने आसपास देखा। उसे लगा जैसे हर आती जाती नजर उसी को घूर रही है। उसने एक लंबा सांस लिया और अपने डर पर काबू पाया। उसने वो डेबिट कार्ड मशीन में डाला और मिस्टर ओबेरॉय का बताया हुआ पिन एंटर किया। उसकी उंगलियां बैलेंस इंक्वायरी के बटन पर आकर रुक गईं। एक पल की खामोशी के बाद स्क्रीन पर कुछ अंकों की एक लंबी लाइन चमकी। अर्जुन उस नंबर को घूरता रह गया। उसे अंकों को गिनने में कुछ सेकंड लगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 50 लाख रुपए। 50 लाख। अर्जुन की आंखें फैल गईं। एक पल के लिए उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। 50 लाख। इतने पैसे जितने उसने और उसके जैसे लाखों लोगों ने मिलकर भी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। इतने पैसों में वो गाजियाबाद में एक अच्छा खासा घर खरीद सकता था, एक नई गाड़ी ले सकता था, अपनी पूरी जिंदगी बिना काम किए ऐशो आराम से गुजार सकता था। उसके दिमाग में एक पल के लिए मीरा का चेहरा आया। वो उसे दिखा सकता था कि वो अब नोबडी नहीं रहा। वो विक्रम के उस घमंडी चेहरे पर यह पैसा मारकर कह सकता था, ये ले अपनी टिप। ये सारे ख्याल एक बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधे, लेकिन अगले ही पल उसने उन्हें झटक दिया। नहीं, ये उसके पिता का इम्तिहान था और वो इसमें फेल नहीं हो सकता था। उसने स्क्रीन पर दिख रहे उस नंबर को ऐशो आराम का टिकट नहीं समझा। उसने उसे अपनी जंग का, अपने मिशन का पहला हथियार माना। उसने बहुत ही शांति से सिर्फ 20,000 रुपए कैश निकाले अपनी जरूरत के हिसाब से। फिर उसने कार्ड वापस लिया और चुपचाप वहां से निकल गया। उसका अगला कदम था अपनी पुरानी टूटी हुई पहचान को मिटाना। वो एक साधारण से मार्केट में गया। वहां उसने कोई महंगे ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदे। उसने अपने लिए 2 जोड़ी साफ सुथरी जीन्स, कुछ टी शर्ट्स और एक आम सी शर्ट खरीदी। ऐसे कपड़े जिन्हें पहनकर वो लाखों की भीड़ में आम ही दिखें, अलग नहीं। उसने एक छोटी सी दुकान पर जाकर अपने बाल कटवाए और दाढ़ी बनवाई। जब वो शीशे में खुद को देख रहा था, उसे लगा जैसे वो अर्जुन की उस बेचारी परछाई से बाहर निकल रहा है। उसका तीसरा कदम था एक महफूज ठिकाना। मिस्टर ओबेरॉय का वो फैक्ट्री का कमरा हमेशा के लिए नहीं हो सकता था। उसने एक ऐसी कॉलोनी ढूंढी जो बहुत ही घनी, बहुत ही आम सी थी। एक ऐसी जगह जहां हर तरह के लोग रहते थे और कोई किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वहां उसने एक छोटा सा 1 रूम किचन का फ्लैट किराए पर लिया। उसने साल भर का रेंट और डिपॉजिट एडवांस कैश में दे दिया ताकि मकान मालिक ज्यादा सवाल न करे। शाम तक अर्जुन अपने उस नए घर में था। उसके पास अपनी छत थी, पहनने को साफ कपड़े थे और जेब में जरूरत के पैसे। उसने सबसे पहले अपना पुराना फोन तोड़ा और उसके सिम कार्ड को नष्ट कर दिया। फिर उसने एक नया सस्ता सा स्मार्टफोन और एक नया नंबर लिया। वो अपनी छोटी सी बालकनी में खड़ा बाहर शहर की जलती बुझती रोशनियों को देख रहा था। पिछले कुछ हफ्तों में ये उसकी जिंदगी की पहली शाम थी जिसमें डर नहीं, एक अजीब सा सुकून था। उसने अपनी नई जिंदगी की नींव रख दी थी, एक ऐसी नींव जिसे अब कोई विक्रम शर्मा हिला नहीं सकता था। उसने अपने नए नंबर से मिस्टर ओबेरॉय को फोन किया। हेलो, मिस्टर ओबेरॉय की आवाज आई। मैं अर्जुन बोल रहा हूं मिस्टर ओबेरॉय, उसने शांत आवाज में कहा। यह मेरा नया नंबर है। दूसरी तरफ एक पल की खामोशी के बाद मिस्टर ओबेरॉय की आवाज में एक हल्की सी मुस्कान सुनाई दी। तो वारिस साहब, कैसा लग रहा है अपनी नई जिंदगी का पहला दिन? अर्जुन ने खिड़की के शीशे में अपने अक्स को देखा। एक नया अनजान सा चेहरा। अभी जिंदगी शुरू नहीं हुई है मिस्टर ओबेरॉय, उसने गहरी स्थिर आवाज में कहा। अभी तो सिर्फ जंग के लिए मैदान तैयार किया जा रहा है। बहुत खूब, ओबेरॉय ने कहा। तो तुमने उन पैसों का क्या किया? उन पैसों का इस्तेमाल मैंने कर लिया है और मेरा अगला कदम भी पूरी तरह से तैयार है। क्या है तुम्हारा अगला कदम अर्जुन? मिस्टर ओबेरॉय ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन की आंखें बाहर अंधेरे में चमक रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा निश्चयी भाव आ गया। सबसे पहले हम उन लोगों के आंसू पोंछेंगे जिनकी बर्बादी और बेबसी पर विक्रम शर्मा अपनी जीत का जश्न मनाता है। सबसे पहले हम उन लोगों के आंसू पोंछेंगे जिनकी बर्बादी और बेबसी पर विक्रम शर्मा अपनी जीत का जश्न मनाता है। अर्जुन का यह ऐलान सिर्फ मिस्टर ओबेरॉय के लिए नहीं था, यह उसने खुद से किया हुआ एक वादा था। अगली सुबह उसके नए दिन की शुरुआत एक नए मकसद के साथ हुई। उसने अपने नए साफ सुथरे लेकिन साधारण कपड़े पहने
उसने अपने वॉलेट में कुछ जरूरी कैश रखा और अपने नए घर से निकल पड़ा। उसने टैक्सी या ऑटो नहीं ली, वो एक आम इंसान की तरह भीड़ से भरी हुई बस में सफर करके गाजियाबाद पहुंचा। उसका मकसद था भीड़ में घुल मिल जाना, एक ऐसी परछाई बन जाना जिसे कोई पहचान न सके। वो सिंह गैरेज के पास नहीं गया, वो जानता था वहां जाकर वो काका के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसके बजाय वो उस चाय की टपरी पर जाकर बैठ गया जो फैक्ट्री के ठीक बाहर थी। ये वही टपरी थी जहां फैक्ट्री के सारे वर्कर्स शाम को चाय पीने आते थे। अर्जुन एक कोने में बैठकर चुपचाप चाय पीने लगा, लेकिन उसके कान वहां हो रही हर बातचीत पर लगे हुए थे। सुना तुमने, रामफल भाई को निकाल दिया? हाँ यार, बहुत बुरा हुआ। बेचारे की बेटी कितनी बीमार है और इस वक्त पर नौकरी चली गई। अर्जुन के कान खड़े हो गए। रामफल, उसे ये नाम याद था। रामफल एक बहुत ही पुराना और ईमानदार वर्कर था जो उसके पिता के समय से वहां काम कर रहा था। पर हुआ क्या था? पहले वर्कर ने पूछा। हुआ क्या? तीसरा बोला। विक्रम बाबा ने पिछले हफ्ते कुछ नए बेकार से सेफ्टी रूल्स लागू किए थे। रामफल भाई ने बस इतना ही कह दिया कि इससे वर्कर्स को खतरा हो सकता है। बस इतनी सी बात पर विक्रम बाबा का ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने सबके सामने रामफल भाई को बेइज्जत करके उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। हे भगवान, अब वो बेचारा क्या करेगा? उसकी बेटी गुड्डी तो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत सीरियस है। अर्जुन ने अपनी चाय के पैसे दिए और वहां से उठ गया। उसे उसकी पहली मंजिल मिल चुकी थी। वो गाजियाबाद के सिटी हॉस्पिटल पहुंचा। वहां का माहौल बहुत ही अफरा तफरी भरा था। उसने रिसेप्शन पर पूछताछ करके जनरल वार्ड का पता लगाया। वार्ड के बाहर एक बेंच पर एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके चेहरे पर दुनिया भर की परेशानी थी, अपने सर को हाथों में थामे बैठा था। उसके पास एक औरत रो रही थी। अर्जुन उन्हें दूर से ही पहचान गया। ये रामफल और उसकी पत्नी थे। अर्जुन उनके पास सीधा नहीं गया, वो पहले बिलिंग काउंटर पर गया। उसने बहुत ही शांत तरीके से पूछा, एक्सक्यूज मी, जनरल वार्ड में एक बच्ची एडमिट है, गुड्डी। उसके पिता का नाम रामफल है। क्या मैं उसके बिल्स के बारे में जान सकता हूँ? क्लर्क ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आप कौन है? मैं उनका एक दूर का रिश्तेदार हूँ, अर्जुन ने एक सफेद झूठ बोला। क्लर्क ने कंप्यूटर में देखा। हाँ, गुड्डी, डॉटर ऑफ रामफल। उसके दिल में छेद है, इमीडिएट ऑपरेशन की जरूरत है। कल तक 1 लाख रुपया डिपॉजिट जमा करवाना है। अभी तक 5,000 भी जमा नहीं हुए हैं। क्लर्क ने यह बात बहुत ही लापरवाही से कही। अर्जुन का दिल ये सुनकर बैठ गया। 1 लाख रुपए एक ईमानदार वर्कर के लिए कितनी बड़ी रकम थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसके पास 20,000 रुपए कैश थे जो उसने सुबह निकाले थे। मैं अभी 20,000 जमा करवा सकता हूं। कर दीजिए, लेकिन जब तक पूरा 1 लाख जमा नहीं होगा, ऑपरेशन की फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। अर्जुन ने वो 20,000 कैश जमा करवा दिए। फिर वो हॉस्पिटल से बाहर निकला और पास के ही एक दूसरे एटीएम से उसने 80,000 रुपए और निकाले। वो वापस उसी काउंटर पर गया। ये लीजिए, 80,000 की गड्डी उस क्लर्क के सामने उसने रख दी। गुड्डी, डॉटर ऑफ रामफल, पूरा 1 लाख हो गया। क्लर्क की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने अर्जुन के साधारण कपड़ों को देखा और फिर उस नोटों की गड्डी को। आप सच में? हाँ, बस मेरी एक शर्त है। क्या? आप उनके परिवार को ये नहीं बताएंगे कि ये पैसे मैंने दिए हैं। आप बस उन्हें ये कहेंगे कि हॉस्पिटल के ट्रस्ट फंड से या किसी अनजान दानवीर यानी अनोनिमस डोनर ने उनकी मदद की है। प्लीज, ये बहुत जरूरी है। क्लर्क कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने सर हिला दिया। ठीक है। अर्जुन ने शुक्रिया कहा और वहां से हट गया। वो दूर एक कोने में खड़ा हो गया जहां से उसे रामफल और उसकी पत्नी साफ दिख रहे थे। थोड़ी देर बाद एक नर्स उनके पास आई। उसने उन्हें बताया कि उनकी बेटी के ऑपरेशन के लिए पूरा डिपॉजिट जमा हो चुका है और डॉक्टर्स अभी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनते ही रामफल और उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, पर कैसे? किसने? हमें नहीं पता, नर्स ने मुस्कुराकर कहा। शायद भगवान ने किसी फरिश्ते को भेज दिया। आप बस दुआ कीजिए। रामफल और उसकी पत्नी दोनों वहीं जमीन पर बैठकर हाथ जोड़कर रो रो कर उस अनजान फरिश्ते का शुक्रिया अदा करने लगे। उनके चेहरे पर जो राहत, जो खुशी थी, उसे देखकर अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ गए। ये एक अजीब सा सुकून था। 50 लाख रुपए में से 1 लाख कम हो गया था, लेकिन आज उसे जो आत्मिक शांति मिली थी वो अनमोल थी। उसने अपने पिता के इम्तिहान का पहला पर्चा शायद पास कर लिया था। अपने इस काम से मिले सुकून के साथ अर्जुन वहां से निकलने के लिए मुड़ा। वो कॉरिडोर से गुजर रहा था, तभी आगे से उसे एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। एक सीनियर डॉक्टर एक नर्स पर चिल्ला रहा था, आई डोंट केयर, मुझे वो पेशेंट की सीटी स्कैन रिपोर्ट अभी इसी वक्त चाहिए। डॉक्टर के पास एक बहुत ही सुंदर लेकिन बेहद घमंडी सी दिखने वाली लड़की खड़ी थी। उसने एक महंगी ड्रेस पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। ये काव्या थी।
अर्जुन अपने ही ख्यालों में गुम उनके पास से गुजर रहा था कि अचानक उसका कंधा उस लड़की से हल्का सा टकरा गया। टक्कर बहुत मामूली थी, लेकिन उस लड़की के हाथ में पकड़ा महंगा सा स्मार्टफोन छिटक कर जमीन पर गिर गया। आउच! अंधे हो क्या? वो लड़की एकदम से चीखी। उसकी आवाज बहुत तीखी थी। देखकर नहीं चल सकते? उसने गुस्से से अपना फोन उठाया और उस पर खरोंच खूंदने लगी। आई एम सॉरी, अर्जुन ने कहना चाहा, लेकिन उस लड़की ने उसकी तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो। उसकी नजर अर्जुन के साधारण कपड़ों और पुरानी चप्पलों पर गई। तुम जैसे लोग इस हॉस्पिटल के अंदर आते ही कहां से हैं? ये एक प्राइवेट 5 स्टार हॉस्पिटल है, कोई सरकारी औषधालय नहीं जो कोई भी मुंह उठाकर चलाए। इससे पहले कि अर्जुन उसकी बेइज्जती का कोई जवाब देता, उस लड़की ने अपने होठों को सिकोड़कर आखिरी वार किया। भीख मांगने आए हो क्या यहाँ? पीपल लाइक यू शुड गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तुम जैसे लोगों को तो सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए। काव्या के ये तीखे जहर में बुझे हुए शब्द हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर में गूंज कर रह गए। अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसके कानों में मीरा के पिता के दिए हुए ताने, विक्रम की बेइज्जती, पड़ोसियों की फुसफुसाहट, सब कुछ एक साथ ताजा हो गया। लेकिन इस बार उसके दिल में वो पहले जैसी चोट नहीं लगी। अब उसे दर्द नहीं बल्कि गुस्सा आ रहा था, एक ठंडा शांत गुस्सा। इन अमीर लोगों की यही सोच थी। इनके लिए कपड़े ही इंसान की पहचान थे, इनके लिए गरीबी एक गुनाह थी। तभी वो सीनियर डॉक्टर जो अब तक नर्स पर चिल्ला रहा था, इस तरफ पलटा। उसके नाम का बैज लगा था, डॉक्टर अविनाश वर्मा। वो काव्या का पिता था। काव्या, बेटा क्या हुआ? इन लोगों से बहस करके अपना टाइम क्यों खराब कर रही हो? इनका तो रोज का काम है ये। डॉक्टर वर्मा ने अर्जुन को ऐसी नजरों से देखा जैसे वो कोई मच्छर मक्खी हो। उन्होंने अपनी बेटी को डांटने के बजाय उसकी ही बात को आगे बढ़ाया। हाँ भाई, क्या चाहिए? किस पेशेंट से मिलना है? यहां भीड़ मत लगाओ, या चैरिटी काउंटर पर जाओ, वहां भीख मिल जाएगी। ये सुनकर काव्या हंस पड़ी। बाप बेटी दोनों एक ही मिट्टी के बने थे। उनकी इस बहस की वजह से कॉरिडोर में आते जाते लोग रुक कर तमाशा देखने लगे थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि वो एक बार फिर बिना किसी गलती के पब्लिक ह्यूमिलिएशन का शिकार बन चुका था। लोग उसके साधारण कपड़ों को और डॉक्टर वर्मा और उसकी बेटी के महंगे लिबास को देखकर पहले ही अपना फैसला सुना चुके थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि यहां कुछ भी कहना, अपनी सफाई देना बिल्कुल बेकार है। इन लोगों के दिमाग बंद थे। उसने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू किया। उसने बहुत ही शांत और साफ आवाज में कहा, माफ कीजिए, गलती से टकरा गया था। उसने ना उनके तानों का जवाब दिया, ना ही उनकी बेइज्जती पर कोई प्रतिक्रिया दी। उसने बस अपनी गलती मानी और वहां से जाने के लिए पलट गया। अर्जुन का ये शांत रवैया काव्या के घमंड पर एक चोट की तरह लगा। वो चाहती थी कि अर्जुन गिड़गिड़ाए, माफी मांगे या फिर गुस्से में कुछ कहे ताकि उसे और जलील करने का मौका मिले, लेकिन अर्जुन की इस खामोश डिग्निटी ने उसे और भड़का दिया। सुनो, उसने पीछे से जोर से आवाज लगाई ताकि पूरा कॉरिडोर सुन सके। अर्जुन रुक गया। अगर अपने या अपने किसी रिश्तेदार के इलाज के लिए पैसे नहीं है ना, तो मेरे पापा यहाँ एक छोटा सा चैरिटी फंड भी चलाते हैं। वहां जाकर एक एप्लीकेशन डाल देना, शायद 500,000 रुपए तक की मदद मिल जाए। उससे ज्यादा की औकात तो वैसे भी नहीं है तुम्हारी। ये कहकर वो और डॉक्टर वर्मा दोनों जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। इस बार अर्जुन रुका नहीं, वो चुपचाप आगे बढ़ता गया। उनकी हंसी उसके कानों में पड़ रही थी, लेकिन अब वो उसके दिल तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि उसका दिल अब पत्थर का हो चुका था। वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकला। वो एक कोने में वेटिंग एरिया की एक खाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसका दिमाग अब बहुत तेजी से चल रहा था। उस लड़की के शब्द उसके कानों में अब भी गूंज रहे थे। चैरिटी फंड, 500,000 रुपए की मदद। उसे मीरा के पिता के शब्द याद आए, ये ग्रीस लगे हाथ। उसे विक्रम के फेंके हुए वो 1500 रुपए याद आए। इन सब लोगों की सोच एक जैसी थी। इन्हें लगता था कि पैसे से ये किसी की भी इज्जत खरीद सकते हैं, किसी को भी जलील कर सकते हैं। एक प्लान, उसके दिमाग में एक बहुत ही साफ और शातिर प्लान बनने लगा। एक ऐसा जवाब देने का प्लान जिसमें ना गाली गलौच होगी, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा। एक ऐसा जवाब जो इन लोगों की नींद उड़ा देगा। एक ऐसा जवाब जो इनके घमंड को, इनके पैसे के गुरूर को बिना छुए चूर चूर कर देगा। वो अपनी कुर्सी से उठा। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी शांत सा विश्वास था। वो सीधा हॉस्पिटल के मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरफ गया। वहां उसने रिसेप्शन पर पूछा, मुझे हॉस्पिटल के हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी डोनेशंस का काम देखते हैं उनसे मिलना है।
उसके साधारण कपड़े देखकर रिसेप्शनिस्ट ने उसे टालना चाहा। अभी वो बिजी हैं, आप बाद में आइए। उनसे कहिए एक बहुत जरूरी और बड़ा डोनेशन का मामला है, अर्जुन ने एक ऐसी आवाज में कहा जिसमें एक अनजान सी अथॉरिटी थी। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत इंटरकॉम पर अपने सीनियर को फोन किया। 5 मिनट बाद अर्जुन हॉस्पिटल के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर सक्सेना के आलीशान ऑफिस में बैठा था। जी कहिए, मिस्टर सक्सेना ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए पूछा। आपने कहा कि आप एक बड़ा डोनेशन करना चाहते हैं? उनकी आवाज में शक साफ था। जी, अर्जुन ने कहा। उसने अपना एक झूठा साधारण सा नाम बताया। मेरा नाम मिस्टर कुमार है, मैं एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी पहचान गुप्त रखी जाए। ठीक है मिस्टर कुमार, तो आप कितना डोनेट करना चाहते हैं? सक्सेना ने पूछा, यह सोचते हुए कि यह आदमी शायद 10-20 हजार रुपए डोनेट करेगा। मैं इस हॉस्पिटल के उन गरीब पेशेंट्स के लिए जिनके पास इलाज के पैसे नहीं होते, एक नया फंड शुरू करना चाहता हूं और उस फंड की शुरुआत के लिए मैं अभी इसी वक्त 5 लाख रुपए डोनेट करना चाहता हूं। यह सुनते ही सक्सेना अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़े। उनकी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थीं। 5 लाख रुपए? आप मजाक तो नहीं कर रहे? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने बैग से कैश की 5 मोटी मोटी गड्डियां निकालकर उनकी टेबल पर रख दी। सक्सेना उन नोटों को घूरते रह गए। उनके माथे पर पसीना आ गया। सर प्लीज बैठिए, मैं अभी हॉस्पिटल के चेयरमैन को बुलाता हूं। डॉक्टर वर्मा, जो हमारे सीनियर मोस्ट सर्जन हैं, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। नहीं, अर्जुन ने उन्हें रोका। मेरी पहचान गुप्त रहनी चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी सर, कहिए, आपकी हर शर्त मंजूर है। सक्सेना की आवाज में अब चापलूसी साफ दिख रही थी। अर्जुन खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी। मेरी शर्त यह है कि इस 5 लाख के फंड की पूरी देखरेख, इससे गरीबों तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी आपके सीनियर मोस्ट सर्जन डॉक्टर अविनाश वर्मा और उनकी बेटी काव्या वर्मा की होगी। सक्सेना यह सुनकर हैरान रह गया। अर्जुन दरवाजे की तरफ बढ़ा और हां, उसने पलटकर आखिरी बात कही, जब आप उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपें तो उनसे यह जरूर कहना कि इस फंड से सबसे पहली मदद उन जरूरतमंद पेशेंट्स की होनी चाहिए जिनके पास अपने इलाज के लिए 500,000 रुपए भी नहीं होते। ये कहकर अर्जुन वहां से निकल गया, सक्सेना को अपने ऑफिस में पैसों के उस ढेर और एक बहुत बड़े रहस्य के साथ अकेला छोड़कर। मिस्टर सक्सेना की ऑफिस में वक्त जैसे ठहर सा गया था। उनकी आंखें टेबल पर पड़े कैश के उस पहाड़ और उस बंद दरवाजे के बीच घूम रही थी जहां से वो रहस्यमयी मिस्टर कुमार अभी गया था। 5 लाख रुपए कैश, एक साधारण सा दिखने वाला लड़का, और उससे भी अजीब उसकी वो शर्त, डॉक्टर वर्मा और उनकी बेटी काव्या। सिक्योरिटी, मिस्टर सक्सेना ने इंटरकॉम पर चिल्लाते हुए कहा, मेरे ऑफिस में 2 गार्ड भेजो इमीडिएटली। उनका दिमाग अब भी इस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बड़े बड़े अमीर लोग देखे थे जो लाखों रुपए डोनेट करते थे, लेकिन हमेशा बदले में पब्लिसिटी, टैक्स बेनिफिट्स या कोई फेवर मांगते थे। यह पहली बार था कि कोई इतनी बड़ी रकम देकर गुमनाम रहना चाहता था। गार्ड आए, उन्होंने मशीन से नोट गिने, सारे असली थे। मिस्टर सक्सेना ने आखिरी बार सोचा और फिर डॉक्टर अविनाश वर्मा के ऑफिस का नंबर मिलाया। उन्हें यह खबर देनी ही थी। डॉक्टर वर्मा अपने आलीशान शीशे वाले ऑफिस में बैठे थे। उनके सामने उनकी बेटी काव्या सोफे पर बैठी अपने फोन पर लगी हुई थी। दोनों अभी भी उस सड़क छाप लड़के का मजाक उड़ाकर हंस रहे थे। सीरियसली डैड, तुमने उसका चेहरा देखा था? जैसे ही मैंने उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने को कहा, बेचारे की शक्ल देखने वाली थी। दीज पीपल आर सो पैथेटिक। मैंने तुमसे कहा था ना, इनके मुंह नहीं लगना चाहिए, इन्हें इनकी औकात दिखाते रहना जरूरी है। तभी उनके ऑफिस का दरवाजा बिना नॉक किए खुला। हॉस्पिटल के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर सक्सेना हांफते हुए अंदर आए। डॉक्टर वर्मा, आप यकीन नहीं करेंगे। उनकी सांस फूली हुई थी। क्या हुआ सक्सेना? ऐसे अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? सॉरी सर, सॉरी, पर खबर ही ऐसी है। सर, अभी हमारे हॉस्पिटल को गरीब पेशेंट्स के लिए 5 लाख रुपए का अनोनिमस डोनेशन मिला है, पूरा कैश। यह सुनते ही डॉक्टर वर्मा और काव्या दोनों के होश उड़ गए। 5 लाख? काव्या अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। कैश? किसने दिया? मिनिस्टर साहब ने या फिर सिंघानिया अंकल ने? उसका दिमाग शहर के सबसे अमीर लोगों के नाम गिनने लगा। जरूर उनके किसी पहचान वाले ने उन्हें इंप्रेस करने के लिए यह किया होगा। यही तो सबसे अजीब बात है सर।
सक्सेना ने कहा। देने वाला अपनी पहचान नहीं बताना चाहता, उसने बस अपना नाम मिस्टर कुमार बताया। और क्या? डॉक्टर वर्मा ने पूछा। और उसने एक शर्त रखी है, सक्सेना ने कहा। वो चाहता है कि इस नए गरीब सहायता फंड की पूरी जिम्मेदारी आप और काव्या मैम संभालें। यह सुनते ही काव्या का चेहरा खुशी से खिल उठा। वाह, रियली? मैं 5 लाख का फंड मैनेज करूंगी? ओ माय गॉड डैड, ये तो अमेजिंग है। मैं इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी। माय ओन चैरिटी इनिशिएटिव, इट विल लुक सो गुड। वो अपने ही सपनों की दुनिया में खो गई। उसे लगा जैसे उसकी शोहरत और बढ़ने वाली है। लेकिन मिस्टर सक्सेना ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की थी। मैम, उन्होंने एक और बहुत ही अजीब बात कही है। अब क्या है सक्सेना? डॉक्टर वर्मा ने कहा। उन्होंने कहा, सक्सेना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, कि इस फंड से सबसे पहली मदद उन जरूरतमंद पेशेंट्स की होनी चाहिए जिनके पास अपने इलाज के लिए 500,000 रुपए भी नहीं होते। 500,000 रुपए। ये अंक काव्या के कानों में एक बम की तरह फटे। उसकी मुस्कुराहट वहीं जम गई। उसका खुशी से खिला हुआ चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। वो अभी कुछ मिनट पहले ही उसी कॉरिडोर में, उसी हॉस्पिटल में ये शब्द एक गरीब लड़के की बेइज्जती करने के लिए इस्तेमाल कर चुकी थी। ये वही शब्द थे, वही अंक है। वेट अ मिनट, उसने धीरे से कहा। क्या कहा तुमने? 500,000 रुपए? यही कहा उसने? जी बिल्कुल यही, सक्सेना ने कहा। डॉक्टर वर्मा भी अब उलझ गए थे। ये कैसी अजीब शर्त है? सक्सेना, आखिर ये डोनर था कौन? कैसा दिखता था वो? सर मैं क्या बताऊं, बहुत ही साधारण सा दिखने वाला नौजवान था। एक सिंपल सी जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। देखकर कोई सपने में भी नहीं कह सकता था कि उसके बैग में 5 लाख रुपए कैश हो सकते हैं। साधारण सा नौजवान, जीन्स टी शर्ट, वही लड़का। काव्या का दिमाग सुन्न हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो भिखारी जैसा दिखने वाला लड़का, उसके पास 5 लाख? नामुमकिन। ये जरूर कोई इत्तेफाक होगा। लेकिन उसका दिल कह रहा था कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसकी सारी खुशी, सारा उत्साह अब एक अजीब सी, बेचैन करने वाली उत्सुकता में बदल गया था। कौन था वो? क्या वो उसकी बेइज्जती का जवाब दे रहा था? क्या वो कोई बहुत ही अमीर, एक्सेंट्रिक इंसान था जो गरीब बनने का नाटक कर रहा था? ये रहस्य उसे पागल किए दे रहा था। डैड, चलो मेरे साथ। कहां? हमें उसे ढूंढना होगा अभी। सिक्योरिटी रूम चलो, वो जरूर अभी भी हॉस्पिटल में ही कहीं होगा। हमें उससे मिलना है। वो अपने बाप को खींचते हुए ऑफिस से बाहर निकली। दोनों भागते हुए हॉस्पिटल के सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में पहुंचे। अभी जो लड़का एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस से निकला है, उसे सीसीटीवी फुटेज में ढूंढो, जल्दी। गार्ड ने तेजी से पिछले 15 मिनट का फुटेज स्कैन करना शुरू किया और फिर उन्हें वो दिखा। वही साधारण सा लड़का, मिस्टर कुमार, चुपचाप कॉरिडोर से गुजरता हुआ हॉस्पिटल के मेन एग्जिट से बाहर निकल रहा था। जूम करो, उसका चेहरा दिखाओ। गार्ड ने जूम किया, लेकिन लड़के ने एक कैप पहनी हुई थी और उसने अपना चेहरा इस तरह से झुकाया हुआ था कि कैमरे में उसका चेहरा साफ नहीं आ पाया। एक धुंधली सी परछाई। वो बाहर निकलकर भीड़ में कहीं गायब हो गया। डैम इट, काव्या ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। डॉक्टर वर्मा भी हैरान थे। कौन हो सकता है ये? काव्या उस धुंधली सी तस्वीर को घूरती रही। उसकी आंखों में अब गुस्सा, हैरानी और एक हल्का सा अनजाना सा डर भी था। जो मजाक उसने उड़ाया था, वो अब उसी पर उल्टा पड़ चुका था। पता नहीं डैड, लेकिन मैं पता लगाकर रहूंगी। कौन है ये रहस्यमयी इंसान? मैं उसे ढूंढ निकालूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जमीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े। उस हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हुई बेइज्जती के बाद अर्जुन अपने नए गुमनाम घर लौट आया। उसने काव्या के तीखे शब्दों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। उसके लिए वो घटना एक सबूत थी, एक इस बात का सबूत कि इस शहर में अमीर और घमंडी लोगों की सोच कितनी खोखली और घटिया थी, और इस बात का भी सबूत कि उसका पहला इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने रामफल की बेटी की मदद करके एक नेक काम जरूर किया था, लेकिन उसके पिता की विरासत का असली मतलब शायद उससे भी ज्यादा गहरा था। वो अपने कमरे में शांति से बैठा अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। उसका प्लान था उन लोगों की मदद करना जिन्हें विक्रम ने बर्बाद किया था, लेकिन उसके पास उन लोगों की कोई लिस्ट नहीं थी। उसके दिमाग में अचानक अपने कॉलेज के दिन याद आए। उसे अपनी क्लासमेट साक्षी का चेहरा याद आया, एक होशियार, मेहनती और हमेशा कुछ नया करने के जुनून से भरी लड़की। वो अक्सर कहती थी कि वो नौकरी नहीं करेगी, बल्कि अपनी कंपनी खोलेगी और लोगों को नौकरी देगी। एक अनजानी सी उत्सुकता के साथ अर्जुन ने अपना नया फोन उठाया। एक प्राइवेट ब्राउजर में उसने सोशल मीडिया पर साक्षी जोशी का नाम सर्च किया। उसे उसकी प्रोफाइल मिल गई।
उसने देखा साक्षी ने सच में अपनी एक कंपनी शुरू की थी, फिन इजी। उसने उसकी कंपनी के पेज पर जाकर देखा। शुरुआत में बहुत जोश भरे पोस्ट्स थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक्टिविटी बहुत कम थी। उसने लोगों के कमेंट्स पढ़े, जिनमें से कुछ वेंडर्स पैसे मांग रहे थे। अर्जुन, जो अब मिस्टर ओबरॉय से बिजनेस की थोड़ी बहुत समझ लेने लगा था, एक नजर में समझ गया कि साक्षी की कंपनी बहुत बड़ी फाइनेंशियल मुश्किल में है। उसे साक्षी के लिए बुरा लगा। फिर उसने उसकी पर्सनल प्रोफाइल देखी। वहां उसने एक ऐसी पोस्ट देखी जिसे पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पोस्ट साक्षी की नहीं, उसकी एक दोस्त की थी, जिसने साक्षी को टैग किया था। पोस्ट में लिखा था, गाइज प्लीज प्रे फॉर साक्षीज फादर मिस्टर जोशी। ही इज एडमिटेड इन सिटी हॉस्पिटल एंड हिज कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। प्लीज हेल्प इफ यू कैन। पोस्ट के साथ एक छोटा सा ऑनलाइन फंड रेजिंग का लिंक भी था। अर्जुन ने लिंक खोला। टारगेट था 5 लाख रुपए और अब तक सिर्फ 15,000 रुपए ही जमा हुए थे। सिटी हॉस्पिटल, वही हॉस्पिटल जहां वो अभी कुछ घंटे पहले ही था। अर्जुन को एक झटका सा लगा। एक और अच्छा मेहनती इंसान किस्मत और पैसे के आगे बेबस था। उसके दिमाग में एक पल के लिए भी कोई शक नहीं आया। उसे पता था उसे क्या करना है। उसने तुरंत मिस्टर ओबरॉय को फोन किया। मिस्टर ओबरॉय, मैं अर्जुन, मुझे आपकी एक बहुत जरूरी मदद चाहिए। कहो अर्जुन, सब ठीक है? मैं ठीक हूं, पर कोई और है जिसे हमारी जरूरत है। अर्जुन ने साक्षी का नाम लिए बिना उन्हें पूरी सिचुएशन समझाई। सिटी हॉस्पिटल में एक पेशेंट है मिस्टर जोशी। उन्हें इमीडिएट हार्ट सर्जरी की जरूरत है। उनका परिवार पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहा। मैं चाहता हूं कि उनके सारे मेडिकल बिल्स एनोनिमसली, मतलब बिना किसी को बताए, पे हो जाएं, अभी इसी वक्त। क्या आपका कोई आदमी ये काम कर सकता है? फोन की दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी रही। फिर मिस्टर ओबरॉय की आवाज आई। उस आवाज में एक गर्व, एक सम्मान था। मैं बहुत खुश हूं अर्जुन, तुमने अपने पिता की परीक्षा का असली मतलब समझ लिया है। उन्होंने आके कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इंतजाम करता हूं। अगले आधे घंटे में उस परिवार तक मदद पहुंच जाएगी। हॉस्पिटल में साक्षी के लिए वो आधा घंटा सदियों जैसा था। सुबह के 9:30 बज चुके थे। डिपॉजिट जमा करने के लिए सिर्फ 30 मिनट बाकी थे। उसने और उसकी मां ने हार मान ली थी। वो दोनों रो रो कर अब अपने पापा को एक सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की भयानक सच्चाई को कबूल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक नर्स दौड़ती हुई उनके पास आई। उसका चेहरा हैरानी और खुशी से खिला हुआ था। मिसेस जोशी, साक्षी, मुबारक हो। आप लोग यहाँ रो रहे हैं और वहां एक चमत्कार हो गया है। चमत्कार? कैसा चमत्कार? साक्षी ने सूजी हुई आंखों से पूछा। आपके पापा के सारे हॉस्पिटल के बिल्स क्लियर हो गए हैं। पूरा पेमेंट हो गया है। सिर्फ डिपॉजिट ही नहीं, बल्कि आगे आने वाला सारा खर्चा भी। साक्षी और उसकी मां को लगा जैसे उन्होंने गलत सुना है। पेमेंट? पर कैसे? किसने किया? हमने तो। यही तो चमत्कार है, नर्स ने कहा। हमें भी नहीं पता। अभी अभी हमारे हेड ऑफिस से चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का फोन आया था। उन्होंने कहा कि एक एनोनिमस बेनिफैक्टर, एक गुमनाम फरिश्ते ने आपके पापा के सारे ड्यूज ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए हैं। उन्होंने डॉक्टर वर्मा को आपके पापा की सर्जरी फौरन शुरू करने के ऑर्डर्स भी दे दिए हैं। साक्षी वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। लेकिन इस बार ये बेबसी के नहीं, शुक्रिया के आंसू थे। एक अनजान, एक फरिश्ता। उसकी रोती हुई मां भी उसके गले लग गई। उनकी दुआ कबूल हो गई थी। एक ऐसे इंसान ने उनकी मदद की थी जिसे वो जानते तक नहीं थे। शाम तक मिस्टर जोशी का ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर्स ने बताया कि अब वो खतरे से बाहर हैं। साक्षी अपने पापा के पास आईसीयू के बाहर कांच की दीवार से उन्हें देखते हुए खड़ी थी। उसके दिल में उस अनजान शख्स के लिए इतनी ज्यादा इज्जत और शुक्रिया था कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वो ये सोच नहीं पा रही थी कि इस दुनिया में इतने अच्छे लोग भी हो सकते हैं। कौन था वो जिसने बिना किसी मतलब के, बिना अपनी पहचान बताए उसके परिवार पर इतना बड़ा एहसान कर दिया? उसे लगा वो इस एहसान को ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। उसे उस इंसान को ढूंढना था। उसे उन्हें कम से कम एक बार दिल से थैंक यू कहना था। उसने अपना फोन निकाला, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोली। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन उसने एक लंबा दिल से निकला हुआ पोस्ट टाइप करना शुरू किया। आज मेरी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ। एक अनजान, एक फरिश्ते ने मेरे पापा की जान बचाई। उन्होंने उनके सारे मेडिकल बिल्स चुका दिए और बदले में अपना नाम तक नहीं बताया।
मैं नहीं जानती आप कौन हैं, कहाँ हैं, लेकिन अगर आप ये पोस्ट पढ़ रहे हैं तो प्लीज जान लीजिए मेरा परिवार ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगी आपको ढूंढने और आपका शुक्रिया अदा करने में। अगर किसी को भी आज सिटी हॉस्पिटल में मिस्टर जोशी के नाम पर हुए किसी बड़े एनोनिमस डोनेशन के बारे में कुछ भी पता हो तो प्लीज मुझे बताएं। मुझे अपने गार्डियन एंजल को ढूंढना है। #गार्डियन एंजल, #थैंक यू स्ट्रेंजर। उसने पोस्ट कर दिया। उसे नहीं पता था कि उसके इस एक पोस्ट से शहर में एक ऐसी खोज शुरू हो जाएगी जिसका निशाना अनजाने में ही वही अर्जुन शर्मा था जिसे दुनिया एक नोबडी समझती थी। लोधी गार्डन में हुई घटना के बाद शर्मा एस्टेट में एक तूफान आया हुआ था। रमेश शर्मा ने अपने बेटे विक्रम को उसकी नाकामी के लिए इतना बुरा भला कहा था जितना पहले कभी नहीं। विक्रम का घमंड, उसकी इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। ओबेरॉय का बच निकलना उसके लिए एक पर्सनल हार थी। वो गुस्से और बेइज्जती की आग में जल रहा था। उसने अपने सारे रिसोर्सेज, अपने सारे लोगों को सिर्फ एक काम पर लगा दिया था, अर्जुन और ओबेरॉय का सुराग निकालना। लेकिन वो दोनों जैसे हवा में गायब हो गए थे। उनका कोई निशान नहीं मिल रहा था। विक्रम अपने आलीशान ऑफिस में एक पिंजरे में बंद शेर की तरह बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो ओबेरॉय से कैसे जीते, वो अर्जुन को कैसे धूल चटाए। तभी उसके प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर मुकेश का फोन आया। क्या है? विक्रम ने एक झल्लाई हुई आवाज में पूछा। कोई खबर मिली उन दोनों की? नहीं सर, मुकेश की आवाज में खिचकिचाहट थी। वो लड़का अर्जुन उस दिन उस नए फ्लैट से निकलने के बाद कहीं नहीं दिखा। ऐसा लगता है जैसे जमीन उसे निगल गई है। ओबेरॉय भी अपने ऑफिस या घर पर नहीं है। दोनों पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गए हैं। डैम इट, विक्रम ने गुस्से से पास रखा एक महंगा क्रिस्टल का ग्लास दीवार पर दे मारा। तो तुम मुझे फोन करके अपनी नाकामी की खबर दे रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे देता हूं। सर एक और अजीब खबर है, मुकेश ने डरते डरते कहा। अब क्या है? सर, सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिन से एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रही है। एक लड़की है साक्षी जोशी, उसने एक पोस्ट डाला है कि वो अपने गार्डियन एंजल यानी एक अनजान फरिश्ते को ढूंढ रही है जिसने उसके पिता के हॉस्पिटल का लाखों रुपए का बिल चुकाया है। विक्रम को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो मैं क्या करूं? मुझे इन गरीबों की इमोशनल कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर, अजीब बात यह है, मुकेश ने अपनी बात पूरी की, कि यह मामला भी उसी सिटी हॉस्पिटल का है और उसी दिन का है जिस दिन आपका वो प्लान फेल हुआ था। और सर, हमारे एक आदमी ने जो इस हॉस्पिटल के आसपास ही था, उसने कंफर्म किया है कि उसने उस दिन अर्जुन को हॉस्पिटल के अंदर देखा था। ये सुनते ही विक्रम के टहलते हुए कदम रुक गए। उसका पूरा जिस्म एकदम से सख्त हो गया। अर्जुन, सिटी हॉस्पिटल, लाखों रुपए का एनोनिमस डोनेशन, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन कैसे? ये नामुमकिन था। एक लड़का जो सड़कों पर सोता है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं है, वो लाखों रुपए कहां से लाएगा? उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और फिर उसे जवाब मिल गया। एक ही जवाब था, ओबेरॉय। तो वो उस बूढ़े ने उसे पैसा देना शुरू कर दिया है, विक्रम ने अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा। इस ख्याल ने उसके अंदर एक गुस्से की नई लहर दौड़ा दी। अर्जुन अब बेबस लाचार नहीं था। उसके हाथ में अब पैसा आ गया था, एक हथियार आ गया था, और वो उस हथियार का इस्तेमाल एक गार्डियन एंजल बनने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए कर रहा था। विक्रम की आंखों में एक नई खतरनाक चमक आ गई। उसका गुस्सा अब एक ठंडी, बेहद क्रूर रणनीति में बदल रहा था। सीधे हमले से काम नहीं बन रहा था। ओबेरॉय बहुत शातिर था। तो ठीक है, अब वो आमने सामने से नहीं, पीछे से वार करेगा। एक ऐसा वार जो अर्जुन को शरीर से नहीं, उसकी इज्जत और उसके चरित्र से मारेगा। उसने तुरंत अपनी कंपनी के पीआर हेड और एक शातिर फिक्सर मिस्टर सिंह को अपने ऑफिस में बुलाया। सिंह, मुझे एक ऐसी कहानी चाहिए जो अर्जुन शर्मा नाम को इस शहर में हमेशा हमेशा के लिए एक गाली बना दे। सिंह, जो ऐसे कामों का माहिर था, मुस्कुराया। हुक्म कीजिए सर। फिजिकल अटैक सब काम नहीं करेंगे। हमें उसकी रेपुटेशन को टारगेट करना होगा, उसे एक पब्लिक विलन बनाना होगा। मैं चाहता हूं हम एक फेक स्कैंडल क्रिएट करें। कैसा स्कैंडल सर? विक्रम के चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। हम एक लड़की को हायर करेंगे, एक मासूम भूली भाली दिखने वाली लड़की। वो लड़की मीडिया के सामने आएगी और रोएगी। वो दुनिया को बताएगी कि कैसे अर्जुन शर्मा ने उसे धोखा दिया है। वो कहेगी कि अर्जुन ने उसे उसकी बहन की शादी या उसके भाई के इलाज के नाम पर उसकी पूरी जिंदगी की सेविंग्स ले ली और फिर वो पैसे लेकर गायब हो गया। सिंह की आंखें चमक उठी। ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। मैं उसकी इस गुमशुदगी को ही उसके खिलाफ सबूत बनाएंगे। विक्रम आगे बोला। हम सोशल मीडिया पर एक पूरा कैंपेन चलाएंगे। हर न्यूज चैनल पर उसकी तस्वीर होगी। #अर्जुन शर्मा द कॉन मैन, #धोखेबाज अर्जुन। हर तरफ बस यही होगा। दुनिया एक गार्डियन एंजल ढूंढ रही है ना, हम उन्हें एक शैतान देंगे। हम ये कहानी भी फैलाएंगे कि उसने ये हॉस्पिटल वाला डोनेशन भी किसी और गरीब को लूट कर किया है ताकि वो हीरो बन सके। ये एक बेहद ही घटिया और शातिर प्लान था। एक तीर से 2 निशाने।
साक्षी की गार्डियन एंजल वाली कहानी को भी झूठा साबित करना और अर्जुन को एक कॉन मैन, एक धोखेबाज के रूप में पेश करना। मुझे रिजल्ट्स चाहिए सिंह, और बहुत जल्द। इससे पहले कि ओबेरॉय अपनी कोई कानूनी चाल चले, मैं चाहता हूं कि अर्जुन का नाम इस शहर में इतना बदनाम हो जाए कि लोग उसके नाम पर थूकें कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही ना बचे। आप चिंता मत कीजिए सर, सिंह ने कहा। मैं ऐसी लड़की को जानता हूं जो ये काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करेगी। विक्रम ने उसे पैसों से भरा एक ब्रीफकेस दिया और उसे भेज दिया। शहर के दूसरे कोने में अपने नए गुप्त ठिकाने पर अर्जुन और मिस्टर ओबेरॉय इस नई साजिश से बिल्कुल बेखबर थे। वो दोनों टेबल पर झुके हुए राजेंद्र शर्मा के उस खत को बार बार पढ़ रहे थे। वो जगह जहां हम अपनी हर सालगिरह पर जाते थे। अर्जुन ने धीरे से पढ़ा। कहां हो सकती है ये जगह मिस्टर ओबेरॉय? सोचना पड़ेगा अर्जुन, हमें हर उस जगह की लिस्ट बनानी होगी जहां राजेंद्र जाते थे, लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना होगा। विक्रम हार मानने वालों में नहीं है, पता नहीं उसकी अगली चाल क्या होगी। अर्जुन और मिस्टर ओबेरॉय विक्रम की अगली चाल का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि विक्रम की सबसे खतरनाक, सबसे जहरीली चाल एक मासूम चेहरे के पीछे उनके खिलाफ पहले ही चल दी गई थी। दूर शहर के एक अलग हिस्से में एक छोटे से कमरे में एक जवान लड़की आईने के सामने बैठकर झूठे आंसू बहाने की प्रैक्टिस कर रही थी। उसे अभी अभी पैसों से भरा एक ब्रीफकेस मिला था। उसके हाथ में अर्जुन की एक धुंधली सी तस्वीर थी। उस मासूम चेहरे के पीछे छिपी साजिश से बेखबर अर्जुन और मिस्टर ओबेरॉय अपने अगले कदम की तैयारी में लगे हुए थे। उनका पूरा ध्यान उस रहस्यमयी संदूक पर था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका दुश्मन विक्रम शर्मा अब शतरंज की नहीं बल्कि कीचड़ उछालने की घिनौनी चाल चलने वाला था। अगले दिन शहर जब अपनी सुबह की रफ्तार पकड़ रहा था, तब सोशल मीडिया और लोकल न्यूज चैनल्स पर एक बॉम्ब फटा। हर स्क्रीन पर एक ही खबर थी। एक रोटी हुई मासूम सी लड़की जिसका नाम प्रिया था, लाइव इंटरव्यू दे रही थी। उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, वो सिसकते हुए कैमरा में देखकर कह रही थी। उसका नाम अर्जुन शर्मा है। उसने मुझसे दोस्ती की, मुझे अपनी झूठी गरीबी की कहानी सुनाकर मुझसे हमदर्दी हासिल की। उसने कहा कि उसकी मां बहुत बीमार है। मैंने उस पर विश्वास करके अपने इलाज के लिए जमा किए हुए सारे पैसे, पूरे 2 लाख रुपए उसे दे दिए, और अब वो गायब हो गया है। उसका फोन बंद है, वो कहीं नहीं मिल रहा। रिपोर्टर ने कैमरा में अर्जुन की वही धुंधली सी तस्वीर दिखाई जो विक्रम के फिक्सर ने प्रिया को दी थी। हेडलाइन चिल्ला रही थी, गार्डियन एंजल या शातिर कॉन मैन, सच क्या है? विक्रम का प्लान काम कर गया था। साक्षी की गार्डियन एंजल वाली पोस्ट जो अब तक पॉजिटिविटी फैला रही थी, उसके साथ अब इस नई घिनौनी खबर को जोड़ दिया गया था। लोग कंफ्यूज हो गए थे। सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। कुछ लोग अर्जुन को धोखेबाज कह रहे थे तो कुछ इसे एक साजिश बता रहे थे, लेकिन कीचड़ उछल चुका था। अर्जुन का नाम जो अब तक गुमनाम था, अब एक विवादित, एक संदिग्ध नाम बन चुका था। अपने नए ठिकाने पर अर्जुन और मिस्टर ओबेरॉय ने भी ये खबर टीवी पर देखी। प्रिया के झूठे आंसू और उसकी मनगढ़ंत कहानी सुनकर अर्जुन का खून खौल उठा। ये झूठ है, वो गुस्से में चिल्लाया। मैं इस लड़की से अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला। ये कौन है? विक्रम इतना नीचे गिर सकता है? शांत अर्जुन, शांत, मिस्टर ओबेरॉय ने टीवी बंद करते हुए कहा। उनका चेहरा शांत था, जैसे उन्हें ऐसी ही किसी हरकत की उम्मीद थी। तो क्या हम ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे? अर्जुन ने बेचैनी से पूछा। उसे मेरा नाम पूरी दुनिया के सामने बदनाम करने देंगे? चुप नहीं बैठेंगे अर्जुन, जवाब देंगे, लेकिन गुस्से से नहीं, दिमाग से। हमेशा याद रखो, कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना जरूरी नहीं होता। लेकिन आज अर्जुन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पिछले कुछ दिनों में मिस्टर ओबेरॉय से सीखे हुए सबक और उसके अंदर जागी हुई नई आग, दोनों मिलकर एक नई रणनीति बना रहे थे। नहीं मिस्टर ओबेरॉय, अर्जुन ने एक ऐसी शांत आवाज में कहा जिसे सुनकर ओबेरॉय भी चौंक गए। आप ठीक कह रहे हैं, हम कीचड़ में नहीं उतरेंगे, लेकिन हम उस कीचड़ को उसी के ऊपर वापस जरूर फेंकेंगे। हम उसे के ही खेल में उसी के तरीके से हराएंगे। मिस्टर ओबेरॉय उसके चेहरे पर आए इस आत्मविश्वास को देख रहे थे। अर्जुन ने टीवी का रिमोट उठाया और उस इंटरव्यू को दोबारा प्ले किया। इस बार वो एक दुखी बेबस लड़के की तरह नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह हर डिटेल को गौर से देख रहा था। इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये रो रही है, लेकिन इसके आंसू झूठे हैं। ये बार बार कैमरा के साइड में देख रही है, जैसे कोई इसे इशारे दे रहा हो। इसकी कहानी में भी झोल है। ये कह रही है कि इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन इसने जो वॉच पहनी है वो कम से कम 50,000 रुपए की है। मिस्टर ओबेरॉय के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। अर्जुन अब सिर्फ एक सीधा साधा लड़का नहीं रहा था,
उसने सोचना सीख लिया था। अब देखिए हम क्या करते हैं। हमें इस लड़की प्रिया के बारे में जानकारी चाहिए, इसका सोशल मीडिया अकाउंट, इसके दोस्त, इसकी पिछली जिंदगी, सब कुछ। मिस्टर ओबेरॉय ने तुरंत अपने फोन से किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। उनका नेटवर्क बहुत तेज था। अगले आधे घंटे में उनके पास प्रिया की पूरी जन्म कुंडली थी। वो एक स्ट्रगलिंग मॉडल थी जिसका नाम पहले भी छोटे मोटे फ्रॉड केसेस में आ चुका था। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए थे, लेकिन इंटरनेट पर कुछ भी पूरी तरह से मिटता नहीं है। उन्हें प्रिया की एक दोस्त के अकाउंट पर पिछले हफ्ते की ही एक फोटो मिली। फोटो में प्रिया दिल्ली के एक महंगे क्लब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। ये उसकी उस बेचारी गरीब वाली इमेज से बिल्कुल अलग था। मिल गया, अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा। अब इस सबूत को दुनिया के सामने कौन लाएगा? हमें मीडिया के सामने नहीं जाना है, मिस्टर ओबेरॉय ने चेतावनी दी। हम नहीं जाएंगे, अर्जुन ने कहा। विक्रम ने अपनी खबर फैलाने के लिए न्यूज 24 चैनल को पैसे दिए हैं। हम इन सबूतों को एनोनिमसली उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर इंडिया फर्स्ट न्यूज चैनल तक पहुंचाएंगे। उन्हें विक्रम और न्यूज 24 को नीचा दिखाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। ये एक शातिर चाल थी, दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाना। मिस्टर ओबेरॉय ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और अगले 1 घंटे में प्रिया से जुड़ी सारी जानकारी, उसकी पार्टी वाली फोटोज, उसके पुराने फ्रॉड के किस्से, सब कुछ इंडिया फर्स्ट न्यूज चैनल के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के पास पहुंच गया। और फिर खेल पलट गया। उसी शाम इंडिया फर्स्ट पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई। उन्होंने प्रिया के इंटरव्यू का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने उसकी पार्टी वाली तस्वीरें दिखाई, उसकी झूठी कहानी की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने अर्जुन को बेगुनाह साबित नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रिया को एक नंबर की झूठी और फ्रॉड साबित कर दिया। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि आखिर ऐसी लड़की को एक अनजान लड़के के खिलाफ इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए किसने पैसे दिए। उनका इशारा साफ विक्रम शर्मा की तरफ था। पूरे सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। जो लोग सुबह तक अर्जुन को गालियां दे रहे थे, अब वो प्रिया और न्यूज 24 को ट्रोल कर रहे थे। हैशटैग अर्जुन शर्मा द कॉन मैन की जगह अब हैशटैग हु इज प्रिया और हैशटैग फेक न्यूज 24 ट्रेंड करने लगा। विक्रम शर्मा ने अपने ऑफिस में टीवी पर यह सब देखा और गुस्से से टीवी का रिमोट दीवार पर दे मारा। उसका एकदम परफेक्ट प्लान 24 घंटे के अंदर अंदर उसी पर उल्टा पड़ चुका था। अपने ठिकाने पर अर्जुन और मिस्टर ओबेरॉय भी वही न्यूज देख रहे थे। ये उनकी पहली जीत थी, एक छोटी सी लेकिन बहुत ही जरूरी जीत। तुमने कर दिखाया अर्जुन, मिस्टर ओबेरॉय ने गर्व से उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने अपने दुश्मन को गुस्से से नहीं, दिमाग से हराया। अर्जुन के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं, बल्कि एक ठंडा सा सुकून था। यह तो बस शुरुआत है मिस्टर ओबेरॉय, उसने टीवी स्क्रीन पर चल रही बहस को देखते हुए कहा। विक्रम ने मुझे एक नोबडी से एक कॉनमैन बनाने की कोशिश की थी। उसने मिस्टर ओबेरॉय की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब एक नई अटल चमक थी। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि एक नोबडी जब अपनी विरासत का सच जान लेता है तो वो क्या बन सकता है। आपको क्या लगता है अगले एपिसोड में क्या होगा? कमेंट करके बताओ। आपका सपोर्ट ही इन स्टोरीज को जिंदा रखता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।